दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया। बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है। वित्त मंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दूसरे बजट में मुख्यमंत्री सुक्खू ने विभिन्न वर्गों को खुश करने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री ने आगामी वित्त वर्ष के लिए 58,444 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। ये पिछले वर्ष के बजट की तुलना में 5,000 करोड़ अधिक है। ये बजट व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल की रेखांकित करते हुए प्रकट किया गया है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए। प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पिछले कई सालों से ध्यान नहीं दिया गया। जो हमारे प्रदेश में कृषि पर आधारित 69% के करीब अपना जीवन यापन निर्वाह करते हैं, वो कृषि से विमुख हो रहे हैं। हमने प्रयास किया है कि अगर आत्मनिर्भर हिमाचल को बनाना है तो समाज के सभी वर्गों का उत्थान किया जाना सुनिश्चित करना पड़ेगा। समाज का एक वर्ग संसाधन से भरा पड़ा हो और दूसरे वर्ग की कोई पूछ ना हो तो समाज कोई भी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए हमने समाज के सभी वर्गों को टच किया और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नियमों में परिवर्तन किया, अर्थव्यवस्था में कानूनों में परिवर्तन किया और एक मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव हमने रखी है। पिछले बजट में हमने अपने प्रदेश में और समाज में एक सोच को विकसित किया कि हमें हमारे हिमाचल प्रदेश को ग्रीन राज्य के रूप में उभर कर आना है और उस दिशा में हमने धरातल पर बहुत अधिक कार्य किया। उसके परिणाम आपके सामने कुछ समय में आने वाले हैं। इसमें हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि को महत्व दिया है। पूरे देश में जिस MSP के लिए आज किसान सड़कों में दिल्ली में बैठे हैं, हमने अपने प्राकृतिक सौंदर्य और जलवायु को समझा और प्रयास किया कि हमें अपने जलवायु और स्वच्छ वातावरण के अनुसार खेती को बढ़ावा देना चाहिए। इस दृष्टि से हमने कहा कि जो लोग यूरिया का प्रयोग नहीं करेंगे और जो दूसरी खादें उनका प्रयोग नहीं करेंगे, रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करेंगे, जहर मुक्त खादों का जो प्रयोग करेंगे, उसमें हमने 2 चीज़ों को लिया। हमारे यहाँ गेहूँ होती है और मक्का होती है और शिमला में बागवान हमारे होते हैं और हमने गेहूं का पहली बार प्रदेश के इतिहास में 40 रुपया मिनिमम सपोर्ट प्राइस को घोषित किया है गेहूं की, और मक्का के गेहूं के भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को 30 रुपये घोषित किया गया। अब कृषि किस चीज़ से होती है, क्योंकि 90% हमारी जनसंख्या गांव में रहती है, तो हमने देखा कि कृषि का एक अंग पशुपालन भी है और किस प्रकार प्राकृतिक खेती में जाना है तो उसके लिए गोबर की जरूरत होती है। हमारी सरकार को अभी 14 महीने हुए और 14 महीने में हमने गाय के दूध में 13 रुपए की वृद्धि की, 32 रुपए से बढ़ाकर इसी वर्ष हमने
उसको जो हम गाय का दूध होगा उसको 45 रुपये खरीदेंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस गाय का दूध का 45 रुपये प्रति केजी कर दिया है। फिर हमने ये पाया कि पिछली बार हमने चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, जो अनाथ बच्चे थे, समाज का एक वर्ग था, मेरे पास कभी नहीं आया कि हमारे को ये दे दीजिए, लेकिन एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट की ये ड्यूटी होती है कि समाज का कोई भी अंतिम व्यक्ति उससे, जो समाज की कल्याणकारी योजनाएं हैं, उससे पीछे ना रहे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो विधवा महिला है, जिसकी आय की इनकम 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष है, नहीं तो क्या होता है 1 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख से कम है, उनके बच्चे तकरीबन लगभग 1 लाख के करीब विधवा महिलाएं हैं, उनके बच्चों को पूरी तरह निःशुल्क शिक्षा सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। मकसद क्या है कि समाज की एक ऐसी वुमेन ऑफ द स्टेट कह सकते हैं हमने, जिनको समाज के का लाभ मिलना चाहिए, जो हमारी वेलफेयर योजना है उसका लाभ मिलना चाहिए। उस दृष्टि से हमने पाया कि इनके बच्चों को पढ़ाई के लिए, चाहे आईआईटी में जाए, आईआईएम में जाए, पॉलिटेक्निकल करे, नर्सिंग करे, सब जगह करे, चाहे कॉलेज में पढ़े या किसी भी संस्थान में जाए, उसकी सारी पढ़ाई का खर्चा सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। और जो गरीब मजदूर महिलाएं हैं, किसी कारणवश अपने पति को खो चुकी हैं, उनके बच्चे हैं और उनकी दयनीय स्थिति ठीक नहीं है, उनके घर में रहने लायक स्थिति भी नहीं है। कई घर ऐसे हमने गांव में देखे हैं जहाँ रहने लायक स्थिति नहीं होती है, उनके लिए भी हमने आय सीमा 2.5 लाख तय की और 3 लाख रुपए की सहायता राशि उन्हें उपलब्ध करवाई जाएगी मकान बनाने के लिए। उसी तरह एकल नारी है, उनको भी 3 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो जिनके पति किसी न किसी कारणवश, चाहे दुर्घटना या किसी कारणवश उनको छोड़ के चले गए, इस दृष्टिकोण को, सामाजिक दृष्टिकोण को हमने अपनाया है। हम लोग राजनीतिक जीवन में होते हैं, सब प्रकार की पीड़ा और दर्द समझना हमारा दायित्व होता है। अब युवा खेलने जाते हैं, जोनल टूर्नामेंट होता है, हमारे मंत्री लोग जाते हैं, हमारे मिनिस्टर लोग जाते हैं, तो 50 रुपये दिहाड़ी, 120 रुपये दिहाड़ी या इतनी दिहाड़ी मिलती थी। हमने उस दर्द को समझा और हमने एक नई खेल नीति लाने का हमने प्रयास किया है। और जो घोषणाएं हमने आज स्पोर्ट्स मैन के लिए की है वो अप्रत्याशित है। और जो हमारी कबड्डी की बेटियां एशियन गेम्स में गई थी, उनको भी आने वाले समय में इस योजना का लाभ मिलेगा। हमने कई प्रकार से परिवर्तन किए। हमने देखा कि जो बेचारे, कई मेरे पास माताएं आती रही, अपने बच्चों को लेके आती रही, दिव्यांगजन थे, उनके पास कोई हिमाचल प्रदेश में 75 साल में कोई भी ऐसा संस्थान नहीं है कि जहां वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। मैं सामाजिक सरोकार से संबंधित आपसे बात कर रहा हूं। फिर हमने निर्णय लिया कि जितने भी दिव्यांग हैं, जिस प्रकार की भी एजुकेशन है, उनको बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन हम देंगे और उसका एक केंद्र हम कंडाघाट में स्थापित करेंगे। और जब कई बार मैं भी मुशोबरा जाता था, ऊपर एक हमारा दिव्यांग का मुशोबरा के ऊपर, ढली के ऊपर है, बहुत ठंड होती थी, वो बहुत ठंडा इलाका था। उन बच्चों को भी जब वो संस्थान बन जाएगा उन्हें उपलब्ध करवाया जाएगा। कई लोग हमारे नशे की लत में पड़ गए, कई नशा केंद्र खुले, नशा निवारण केंद्र खुले हुए। जब हमने उन नशा निवारण केंद्रों को देखा तो बंद 8 कमरों में चल रहे हैं, 10 कमरों में चल रहे, कई जगह
छोटा मोटा ओपन स्पेस भी है। उस चीज़ को हमने समझा और कहा कि 15-20 बीघे में एक अच्छा नशा निवारण केंद्र होना चाहिए, जहाँ उसे खेल की सुविधा हो, पढ़ने की सुविधा हो, लाइब्रेरी की सुविधा हो। तो इस दृष्टि से वो भी जहाँ हमारा ये दिव्यांगों का बन रहा है, वो भी उसी कंडाघाट स्थान पर इसको बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।